ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप के स्क्रीन के ऊपर जो सिलेबस का पीडीएफ है वो नज़र आ रहा होगा आपका, जिसमें आज हम यूनिट 6 लेने वाले हैं। अब यूनिट 6 जो है वो इस सब्जेक्ट का लास्ट का यूनिट है, ठीक है? अगेन सब्जेक्ट हम कौन सा देख रहे हैं? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशंस, ठीक है? इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर तक यूनिट 5 तक कवर किया था। आज हम यूनिट 6 देखने वाले हैं। यूनिट 6 का टाइटल है आईएलओ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन कंसर्निंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अब आईएलओ क्या है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। आईएलओ मींस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने जो भी कन्वेंशंस है, रिकमेंडेशंस वो जो जारी करते हैं, पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, ठीक है? लेबर के स्टैंडर्ड सेट करने का काम करते हैं और ये वर्ल्ड वाइड काम होता है, क्योंकि आईएलओ ये 189 स्टेट मतलब 189 जो नेशन है, जो राष्ट्र है, जो देश है, इनका मिलके एक बॉडी बना है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यहाँ पर प्रस्तापित हुआ या फिर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। आगे उसके बारे में भी देखेंगे। तो वो क्या करता है? कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन देते हैं इन सारे देशों को, और ये कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन उनको फॉलो करना ही पड़ता है। कन्वेंशन इज अ मैंडेट, रिकमेंडेशंस है कि आप ऑप्शनल है, आप करोगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन कन्वेंशन तो आपको फॉलो करना ही पड़ता है। आगे रिलेवेंट कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन ऑफ आईएलओ इन द फर्दर हैंड्स ऑफ सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ह्यूमन राइट इशू, ट्रेड पॉलिसी अफेक्टिंग ओएचएस। तो ये 3-4 टॉपिक्स है इस पर, और इसमें हम कन्वेंशन नंबर, कौन कौन से कन्वेंशन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या ऑप्शंस रह सकते हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले आईएसओ के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म है, और ये एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है। देखो, यूनाइटेड नेशंस का भी एक रोल यहाँ पर मेजर रहा है, क्योंकि उसके अंडर ही एक बॉडी फॉर्म हुआ है, अगर आप कहोगे तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? अब जैसे आप नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये सब नेशंस ने मिलकर एक यूनियन बनाया है, या फिर एक एसोसिएशन कह सकते हो, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो इसे आप, ठीक है? ये सारे देशों ने मिलकर बनाया है ऑलमोस्ट। तो ये क्यों बनाया गया? सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस गठित करने का सबसे पहला मकसद था कि वर्ल्ड में पीस रहे, मतलब शांति प्रस्थापित हो, किसी भी देश में युद्ध की परिस्थिति ना आए, या फिर अगर ऐसी परिस्थिति आए तो सब मिलके या फिर मीडिएट करके उसको सुलझाया जाए। इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया था। सबसे पहले तो अगर शांति रहेगी तो ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड मतलब कि व्यापार, दोनों देश में व्यापार बढ़ेगा, और कल्चर का भी यहाँ पर ट्रांसफर होगा, टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर होगा, और हम सब देश मिलकर दुनिया को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है? डेवलप कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर सकते हैं, या फिर अंडर डेवलप जो नेशन है उनको भी यहाँ पर हम हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था। ओके, अब आईएलओ क्या है? अब आईएलओ ये एक अगेन यूनाइटेड नेशंस का एक आप ब्रांच भी कह सकते हो, ये भी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। अब आईएलओ के होम पेज पर जाते हैं, उसके अबाउट अस सेक्शन में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज आईएलओ। अबाउट द आईएलओ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईएलओ का हेडक्वार्टर का बिल्डिंग है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवोटेड टू प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ह्यूमन एंड लेबर राइट्स, परस्यूइंग इट्स फाउंडिंग मिशन दैट सोशल जस्टिस इज essential to universal and lasting peace। अगेन इनका भी यही कहना है कि लेबर के जो राइट्स हैं इसके लिए ये पॉलिसीज वगैरह गठित करते हैं, ताकि यहाँ पर उनके हक उनको मिले, ठीक है? और उसके वजह से यहाँ पर शांति भी प्रस्थापित होगी। उसके बाद यहाँ पर द ओनली ट्राई पार्टाइट यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, यूएन एजेंसी मतलब कि यूनाइटेड नेशंस एजेंसी। अब ट्राई पार्टाइट का मतलब क्या होता है कि आईएलओ जो बना है वो ऐसा कह सकते हैं कि 3 पार्टीज मिलकर बना है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है? वो ट्राई पार्टाइट कौन है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो द ओनली ट्राई पार्टाइट यूएन एजेंसी सिंस 1919, द आईएलओ ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट्स। सबसे पहले इसमें कौन रहता है? 3 पार्टी में से सबसे पहले पार्टी कौन है? गवर्नमेंट्स। अब ये कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या फिर और भी कोई नेशंस ले लो जो भी इनके मेंबर्स हैं, ठीक है? इनके मेंबर्स का मतलब क्या है कि नेशन ही इनका मेंबर रहेगा। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ तो इसके 10
परमानेंट मेंबर है, जिसमें से इंडिया एक परमानेंट मेंबर है आईएलओ का। ठीक है, तो 187 इसके स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब यहाँ पर राष्ट्र इस मीनिंग से लेना। आगे दूसरा है एम्प्लॉयर्स। ठीक है, एम्प्लॉयर्स मतलब जो जिनकी ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी कंपनीज है, ठीक है, वो एम्प्लॉयर। ठीक है, उसके बाद फिर है वर्कर्स, तो फिर वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव और फिर यहाँ पर एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे तीन पार्टीज का मिलके यहाँ पर ये जो आईएलओ जो था ये फॉर्म किया गया था। और 187 मेंबर्स स्टेट, मतलब जो भी दुनिया में जितने भी देश है उसमें से 187 इसके मेंबर है। इसका मेंबर होने का मतलब ये है कि अगर इंडिया इसका मेंबर है आईएलओ का, तो उसका मतलब ये है कि भाई आईएलओ ने जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया है या फिर जो भी कन्वेंशन वो जारी करते हैं उसको एट एनी कॉस्ट हमें यहाँ पर फॉलो करना ही होगा इन इंडिया, नंबर 1, तभी वो मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट, अब इनका काम क्या है? टू सेट लेबर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो जो भी लेबर है, एम्प्लॉय है, वर्कर है, उनके स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर सेट करना, पॉलिसीज बनाना। उसके बाद डेवलप पॉलिसीज, ये देखिए डेवलप पॉलिसीज। अब ये किससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं? ये लेबर राइट्स के ही लिए जनरली पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, एंड डिवाइस प्रोग्राम प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मैन। यहाँ पर जो भी काम हो या फिर वर्क प्लेस हो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना उसको डिसेंट सेफ बनाना, किनके लिए? वुमन एंड मैन, मतलब महिलाएं और पुरुषों के लिए। तो इस तरीके से इसका एक मोटो है या फिर इनका ये मिशन है, ऐसा आप कह सकते हो। तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा व्हाट इज आईएलओ, मोटा मोटा आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर बाकी के ये आप देख सकते हो कि आईएलओ क्या है, उसका आईएलसी क्या है, फिर आगे मैं स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा। अब इसके मेंबर स्टेट की लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया लेके अगर मैं देखिए इंडिया, इंडोनेशिया, आइसलैंड, हंगेरी, तो ये सब यहाँ पर इनके मेंबर्स है। ये 187 मेंबर है, याद रखना। ओके, रीजनल काउंट्री कंट्रीज पोर्टल्स वगैरह ये आगे। अल्फाबेटिक लिस्ट भी है मेंबर की, एक्सेल आप उनकी वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट ढूंढने के लिए सिंपल है, आईएलओ मैंने यहाँ पर ब्राउजर में सर्च किया, सो आईएलओ के पहला ही वेबसाइट आता है ILO.org, और उसमें जाके मैंने ये अबाउट अस सेक्शन में आपके सामने ये सारी चीजें यहाँ पर रखी है। इस तरीके का इनका होम पेज दिखता है, ये इनका फ्रंट पेज इस तरीके से दिखता है। ओके, अब कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस। ठीक है, अब कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस की बात करेंगे वन बाय वन। अब ये कौन कौन से कन्वेंशंस यहाँ पर आते हैं और व्हाट इज कन्वेंशन, सबसे पहले तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक सेकंड। यहाँ पर जो मैंने आपके सामने जो ओपन किया है वो है आईएलओ का ऑफिशियल पेज है, normlex.ilo.org, या फिर आप सिंपली आईएलओ कन्वेंशन SHE या EHS भी सर्च करोगे या सीधा नंबर भी डालोगे, कन्वेंशन नंबर जनरली जो होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो आईएलओ की उनकी वेबसाइट पर गया तो उनकी वेबसाइट पर क्या है, पहला कन्वेंशन है C155 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। अब व्हाट इज कन्वेंशंस? ठीक है, सबसे पहले उस पर आता है कि कन्वेंशन क्या है। अब यहाँ पर कन्वेंशन का डेफिनेशन शायद नहीं दिया हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज कन्वेंशन। कन्वेंशन जिस तरीके से अपने देश में कानून होता है, ठीक है, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक्ट होता है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट ले लीजिए, तो ये किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, अब फैक्ट्री एक्ट एक्ट है तो सबको मानना पड़ेगा, हर एक फैक्ट्री को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो कन्वेंशन इज लाइक एक्ट फॉर आईएलओ। ठीक है, तो आईएलओ ने ऐसा मान लीजिए कि एक कानून बनाया है,
कन्वेंशन जिसका नाम दिया है, तो उसका नंबर दिया जाता है C1115 और उसका ईयर भी दिया जाता है 1981। ओके, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी होते रहते तो उस हिसाब से यहाँ पर ईयर भी चेंज होते रहता है, ये भी याद रखना। अब यहाँ पर कन्वेंशन बना दिया, अब ये किस पर एप्लीकेबल रहेगा? ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उन पर एप्लीकेबल रहेगा। अब आईएलओ के मेंबर्स कौन है भाई? आपने देख लिया 187 स्टेट्स है, स्टेट्स का मतलब यहाँ पर नेशंस है। ये 187 जो देश हैं वो सारे इनके मेंबर्स है, तो उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब नहीं फॉलो करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, तो आईएलओ उनका जैसे कि रेटिंग एक सिस्टम होता है, या फिर ऐसा कह सकते हो आपकी रिमार्क एक सिस्टम होता है, उस हिसाब से उस नेशन का रेटिंग और रिमार्क कम कर देते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। अच्छा चलो, मान लो कि XYZ कंट्री ने उनके मेंबर है, लेकिन कन्वेंशन और रिकमेंडेशन एक भी फॉलो नहीं किया है, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है। ठीक है, एक भी कन्वेंशन यहाँ पर फॉलो नहीं किया है। अब आईएलओ ने रेटिंग कम कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा? यूनाइटेड नेशंस में रिपोर्ट जाने के बाद क्या फर्क पड़ेगा उसका? क्योंकि रिपोर्ट्स आता है उसका, एनुअल रिपोर्ट्स, तो उसमें अगर मान लो कि किसी XYZ कंट्री का या स्टेट मेंबर्स का रेटिंग खराब कर दिया आईएलओ ने, तो क्या होगा? तो बाकी के देश जो है, बाकी के जो कंट्रीज है, वो उनके साथ बिजनेस करने में, ट्रेड इसमें क्या करेगी? थोड़ा सा हिचकिचाएगी, या फिर उनके साथ ट्रेड रिलेशन थोड़े से उनके वीक हो सकते हैं, ट्रेड पर उसका इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए ये फुलफिल करना उनके लिए मैंडेट बन जाता है। ठीक है, तो कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करना एक मैंडेट उनके लिए बन जाता है। आई होप आपको यहाँ पर आइडिया आ गया होगा व्हाट इज आईएलओ, व्हाट इज कन्वेंशंस। फिर उसके बाद हम रिकमेंडेशंस के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, समझ रहे हैं आपको? प्लीज यस और नो में मुझे चैट बॉक्स में आप मैं मैसेज कर सकते हो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। समझ रहा है आपको? यस और नो, चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हो। थैंक यू। ओके, अब आते हैं रिकमेंडेशंस के ऊपर। जैसा हमने कानून के तौर पर ये देखा था कि एक्ट बनाया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, ठीक है, उससे रिलेटेड की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रूल्स लगते हैं, रेगुलेशंस लगते हैं, राइट? तो इस कन्वेंशंस को एनफोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एडिशनल रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, उनका वर्ड क्या है? रिकमेंडेशंस। अब वर्ड में ही इसका आंसर छुपा है, आप समझ रहे हो? यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो मैंडेट है। कन्वेंशन क्या है? मैंडेट है, ये तो आपको फुलफिल करना ही है। लेकिन क्या रिकमेंडेशन हमें फुलफिल करना चाहिए? वो ऑप्शनल है। अगर आप करोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, कन्वेंशन भैया आपको क्या करना पड़ेगा? अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और उसे इम्प्लीमेंट आपके स्टेट नेशन में करना ही पड़ेगा। और जब आईएलओ की मीटिंग होगी तब आपको ये डेटा या फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा। जब सारे स्टेट यहाँ पर स्विट्जरलैंड में जिनेवा करके एक सिटी, वहां पर मिलते हैं, उनका ये रहता है, मीटिंग्स वगैरह रहती है, तब वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि हाँ, क्या आपने इम्प्लीमेंट किया है, क्या रिपोर्ट से क्या स्टेटस है, ये सब आपको बताना पड़ता है। तो फिर अगेन आईएलओ के ये ट्राइपार्टाइट कमिटी हमारे देश से जाते हैं, दो दो मेंबर्स रहते हैं, 6 लोग वहां पर जाते हैं और हमारे कंट्री को आईएलओ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि देश में ट्रेड का हालत क्या है, इंडस्ट्रीज का हालत क्या है, सेफ्टी वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होती है। फिर लेबर के साथ कोई भेदभाव होता है क्या? लेबर के राइट्स यहाँ पर उनको पता है क्या? क्या लेबर के राइट्स के हिसाब से उनको मुआवजा मिल रहा है? ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। यहाँ पर किसी को उनके रंग से, उनके जाति से, धर्म से, या फिर उनके सेक्सुअलिटी के बेस पर यहाँ पर भेदभाव, मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है ना? तो ये सारी चीजें भी वहां पर ये होती है, डिस्कस होती है। फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर विद डेटा, विद प्रूफ यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक, उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको हर एक साल का रिपोर्ट्स वहां पर मिलता है कि कौन से कंट्री में क्या चल रहा है। इट्स अ लार्ज वेबसाइट। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से टैब में रिपोर्ट्स मिलता है, लेकिन हर साल वो क्या करते हैं, उनके स्टेटिस्टिक्स, उनके रिपोर्ट्स वगैरह ये सारा रिलीज करते हैं। और आपको बताओ
कि जो भी इंडिया में सेफ्टी के जो ट्रेनिंग्स वगैरह दिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि वर्क एट हाइट से गिर के कितने लोगों की मौत हुई है, ये सारा डेटा कहाँ से आता है? ये सारा डेटा आईएलओ के वेबसाइट से ही आता है दोस्तों। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये सब जो है हमें डेटा, ये स्टेटिस्टिक्स आईएलओ की वेबसाइट से ही मिलते हैं और वो बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। ठीक है, तो जनरली जो भी आप सेफ्टी वगैरह के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करोगे, सबसे पहले तो हमारे देश का कानून ही मानना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ एडिशनली भी करना है तो फिर आप आईएलओ की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उनके डेटाबेस से, उनके पब्लिकेशन से, उनके जो भी रिसोर्सेस हैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, वो बहुत ही बेटर रहेगा। अब यहाँ पर चंदन जी का एक सवाल है कि व्हेन वाज द आईएलओ एस्टैब्लिश, मैंने पहले ही इसका आंसर दे चुका हूं मैं। 1919 में इसका गठन हुआ था, याद रखना। ठीक, अब आगे या आप देख सकते हो कि ये C115 है, जिस तरीके से हमारा इंडिया स्टैंडर्ड रहता है उस तरीके से हम यहाँ पर ये ओपन कर चुके हैं। ठीक, ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आर्टिकल्स वगैरह वगैरह, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 4। हाँ, इसमें आर्टिकल्स दिए जाते हैं, हाँ, याद रखना। जैसे कि मैं आर्टिकल 5 पढ़ता हूँ अभी। द पॉलिसी रेफर टू इन आर्टिकल 4, चलो आर्टिकल 4 पढ़ते हैं, फिर आपको 5 का रेफरेंस मिलेगा। ईच मेंबर शाल, अब यहाँ पर मेंबर का मतलब क्या है? सारे नेशंस, ठीक है, जो भी स्टेट मेंबर्स हैं वो, एग्जाम्पल इंडिया, अफगानिस्तान, ये सब मेंबर इसके। ईच मेंबर शाल, इन द लाइट ऑफ नेशनल कंडीशन एंड प्रैक्टिस and in consultation with the most representative organization of employers, workers, formulate, implement, and periodically review a coherent national policy on occupational safety, occupational health, and the working environment। यहाँ पर बहुत ध्यान देके इस लाइन को पढ़िएगा। ईच मेंबर मतलब हर एक राष्ट्र को, हर एक मेंबर को यहाँ पर अच्छी तरीके से कंसल्ट करके, जो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उन सबको मिलके यहाँ पर क्या फॉर्मुलेट करना है? नेशनल पॉलिसी बनानी है। किसकी नेशनल पॉलिसी बनानी है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड वर्किंग एनवायरनमेंट की यहाँ पर नेशनल पॉलिसी बनानी है। ओके, नंबर 1। अब क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो क्या इंडिया के पास कोई नेशनल पॉलिसी होगा क्या? आपको क्या लगता है, यस और नो, ताकि हम आगे जाए? यस और नो? होगा? यस, ठीक है। अब कहाँ ढूंढेंगे? अगेन हमारा सोर्स क्या है? ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इंडिया। तो एक पीडीएफ ओपन किया है मैंने, देखते हैं क्या है उसमें। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मुझे कैसे पता चला? .gov.in, इस तरीके से पता चला। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री ने बनाया है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या बनाया है? नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट एट वर्क प्लेस। आप समझ रहे हो? अब यहाँ पर इसमें भी प्रियम्बल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड डिटेल मैं प्रोविजन, उसमें बार बार ये मना सारी करता चीजें हूँ हैं। कि ये तुम मत छुओ। देखो पूरा जो है तेल उल लगा, देखो लगा हुआ पूरा तेल, हाथ उत गंदा रहता है। मोहम्मद हुसैन जी, माइक बंद के रखिए, मैंने आपका माइक डिसेबल करके रखा है। ठीक है, ओके। अब ये सारा डायरेक्टिव इसमें दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को, जैसे कि ऑडिट के वक्त आप जनरली क्या करते हो कि क्वालिटी पॉलिसी है क्या, एनवायरमेंट पॉलिसी है क्या, है हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी है क्या, तो वो कहाँ से आए हैं पॉलिसी? वो पॉलिसी आए हैं भाई यहाँ से, नेशनल पॉलिसी से फॉर्म हुआ है ये सब। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी कहाँ से फॉर्म हुआ? आईएलओ से। आईएलओ का ये जो कन्वेंशन है 155, जो कि कब आया देखो, 1981, तो 1981 में आया है। यहाँ से ये बताता है हमें कि सारे मेंबर्स को भैया नेशनल पॉलिसी करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर पॉलिसी करने से क्या होता है? चलो मान लो कि पॉलिसी क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, राइट?
देखो पॉलिसी हमें बताया गया है कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, राइट, लेकिन उसका मीनिंग यानी कि पॉलिसी का मीनिंग बहुत डीप है और ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ये भी याद रखना। ठीक है, व्हाट इज पॉलिसी? जब हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो उसका कुछ मकसद होता है। अब ये नेशनल पॉलिसी बनाने का मकसद इसमें दिया गया है, ये सारे गोल्स दिए गए हैं, 11 पेजेस का इसमें क्या है, पूरा ऑब्जेक्टिव वगैरह सब दिया है, एक्शन प्रोग्राम दिया है, ये सब आप देखोगे, उसके बेस पर ही आपके इंडस्ट्रीज में क्या बनाया है, ये सब पॉलिसी बनाया गया है, याद रखना। ठीक है, अब पॉलिसी बनाने से क्या होता है सर, एक पेपर बना दिए, उस पेपर में इतना पावर होता है कि उसके बेसिस पर ही हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब तक पॉलिसी नहीं बनाओगे, आप रिटर्न नहीं करोगे, तब तक आपके देश में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंटेशन नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपके प्लांट में सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन करना है तो भाई सबसे पहले तो पॉलिसी बनाओ, रिटर्न पॉलिसी। अब आप सोचोगे कि सर बिना पॉलिसी के भी मैं यहाँ पर सेफ्टी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। यस, आप कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास पॉलिसी रहेगा तो उसका मतलब ये है कि आपके कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सेफ्टी के प्रति क्या है, कमिटेड है, नंबर वन। नंबर टू, आपको अगर कोई भी सेफ्टी के प्रति डिमांड रखना है, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो आप पॉलिसी की तरफ देखते हो कि यस, हमें वर्कर के राइट यहाँ पर बचाने हैं, तो वो बचाने का काम आप करते हो। तो इतना बड़ा मीनिंग है इसका। और आप देखोगे कि जो भी आ, हमारे देश का सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट क्या है, आप बताओगे, कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट क्या लगता है आपको सबसे पावरफुल कौन सा डॉक्यूमेंट है? कोई गेस करेगा? इंडिया में अगर कोई डॉक्यूमेंट सबसे पावरफुल है, छोड़ दो इसकी बात, एक्ट वगैरह की बात छोड़ दो आप, या फिर इंडस्ट्री के रिलेटेड में जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको कि सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट कौन सा रहेगा अपने नेशन में? पासपोर्ट सर। यस, कॉन्स्टिट्यूशन सर। एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। यस, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कभी पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन, या एक दो लाइन, एक फर्स्ट पेज तो पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिसी, ये क्या है, इंडिया की पॉलिसी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्वातंत्र देता है, नंबर वन। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, किसका? नंबर वन, खुले में जीने का, एजुकेशन लेने का, आप समझ रहे हो, काम करने का, सुरक्षित रहने का। ठीक, और उस पॉलिसी के हिसाब से, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सारा देश में रहने वाले हर एक नागरिक चलते हैं। ये बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, ये सब उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर चलते हैं। अब फिर उससे निकल के आता है आपके एक्ट्स, आपके रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो इसलिए आपके देश का कुछ रूल बुक, कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरीके से ही होता है। तो उसके हिसाब से चलोगे तो ऐसे एक स्टेटमेंट देखो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन आईएलओ का ये क्या है कि भाई आपको नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप नेशनल लेवल पर सेफ्टी, ऑक्यूपेशन सेफ्टी का ये नहीं करोगे, सोचोगे नहीं उसके बारे में, तो ग्राउंड लेवल तक, मतलब जैसे कि इंडस्ट्री लेवल तक, ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक क्या ही इम्प्लीमेंटेशन करोगे आप? तो इसलिए आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए। सिर्फ इंडस्ट्री में पॉलिसी होने से काम नहीं चलेगा, नेशन वाइड पॉलिसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन की जब बात आती है तो सिर्फ इसमें फैक्ट्रीज ही कवर नहीं होती है, हर एक बिजनेस कवर होता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो इस हिसाब से पॉलिसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमें पॉलिसी की याद सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के वक्त आती है, या फिर वो दीवार पर ही टंगी रहती है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और ये सब इंपॉर्टेंट ज्यादा लगता है उससे। ठीक है, खैर चेंज करना पड़ेगा आगे। अब आर्टिकल ये है, एम क्या है भाई, पॉलिसी बनाने का मकसद क्या है? द एम ऑफ द पॉलिसी शाल बी, एम क्या होना चाहिए उसका? टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरी टू द हेल्थ अराइजिंग आउट of linked with occurring the course of work by minimizing so far as is reasonably practicable
द कॉजेस ऑफ हजार्ड इनहेरेंट इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। आपने एग्जैक्ट ऐसा वर्ड सारे के सारे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में ऐसा देखा होगा आपने। ये वर्ड तो देखा ही होगा बहुत सारे पॉलिसी में, एज फार एज रीजनेबल प्रैक्टिकल, नंबर वन। दूसरा, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ, आपका जो भी काम का नेचर है। मतलब यहाँ पर पॉलिसी का मकसद ये होना चाहिए कि भाई आपका जो भी काम है, आप जो भी काम करो इंडस्ट्रीज में, आपके काम में कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, उस खतरे से कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये इस पॉलिसी का मकसद है। ठीक है, अब मकसद समझ गए इस पॉलिसी का क्या है। अब आगे लिखिए अब इन डेप्थ में। अब क्या है आर्टिकल 5? मैंने आर्टिकल 4 तो समझा दिया, अब आर्टिकल 5 क्या है। द पॉलिसी रेफर टू इन आर्टिकल 4, जो पॉलिसी रेफर की गई थी नेशन वाइड आर्टिकल 4 में, ऑफ दिस कन्वेंशन शाल टेक अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग मेन स्फीयर्स ऑफ द एक्शन। अब क्या क्या एक्शन लेने हैं आपको, ठीक है। डिजाइन, टेस्टिंग, चॉइस, सब्स्टिट्यूशन, इंस्टॉलेशन, अरेंज, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल एलिमेंट ऑफ वर्क in bracket workplaces, working environment, tools, machinery, equipment, chemical, physical, biological substance and agent work process, नंबर 1। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, डिजाइन टेस्टिंग। आगे, रिलेशनशिप बिटवीन द मटेरियल एलिमेंट ऑफ वर्क, पर्सन who carry out or supervise the work, and adaptations of machinery, equipment, working time, organization of work and work processes to the physical and mental capacities of workers. Next, training, including necessary further training, qualifications, motivation of person involved in one capacity or another in the achievement of adequate level of safety and health। इसमें क्या क्या आ गया देखिए आपने, ट्रेनिंग आ गया, ठीक है, मोटिवेशंस आ गया, जो काम कर रहे हैं उस बंदे का क्वालिफिकेशंस भी आ गया। तो ये सारा चीजें इसमें दिया गया है। अब ये तो दे दिया आईएलओ ने, राइट। अब इंडिया क्या करेगा, अपने स्टैंडर्ड सेट करेगा। जैसे कि भाई सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए रहेगा, यहाँ पर एडवाइजरी रोल पर रहेगा। तो भाई उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो मशीन पर काम कर रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ से आता है। डी, कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन एट द लेवल ऑफ द वर्किंग ग्रुप एंड अंडरटेकिंग एट ऑल अदर अप्रोप्रिएट लेवल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल तक भी यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन होना चाहिए, सारे के सारे वर्किंग ग्रुप और सारे के सारे लेवल्स में, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव कौन करते हैं, वर्कर के जो यूनियन वगैरह थे जनरली वो यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आईएलओ में। दूसरा, अब आप बोलोगे कि चलो वर्कर का यूनियन ये तो पता है हमें, तो कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी एसोसिएशंस रहती है। एग्जांपल, आईएलओ में जनरली सीआईआई जो है, और भी बाकी के फेडरेशंस वगैरह है, तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या है, फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज के एसोसिएशंस है यहाँ पर। तो जो भी मेंबर बड़ा रहेगा, जिसके सबसे ज्यादा मेंबर्स है, तो फिर वहां पर वो रिप्रेजेंट करता है, या फिर उनके मेंबर्स कोई जाते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक इसमें से दो दो लोग यहाँ पर जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट से जो भी मिनिस्ट्री है तो उनके सेक्रेटरी वगैरह जो है वो ऑफिसर वहां पर जाते हैं। Then, from disciplinary measures as a result of action properly taken by them in the conformity with the policy referred to in Article 4 of this conventions। ठीक है, जो भी यहाँ पर मेजर्स आपको लेने हैं, डिसिप्लिनरी मेजर्स ले लीजिए, या फिर आप एक्शन जो लेते हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारा कंफर्म करना इस पॉलिसी में आ गया है, और उसका मेंशन आर्टिकल 5 में किया गया है। और ये आर्टिकल 5 जो है वो निकल के आता है आपका कन्वेंशन 155 में से, जिसका टाइटल है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981। और यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आर्टिकल 5 पर अगर क्लिक किया तो डायरेक्टली वहां पर जाता हूँ मैं। तो इस तरीके से ये सारे आर्टिकल्स है, 30 तक आर्टिकल्स है इसके, ठीक है। तो ये जनरली आपको पता होने चाहिए क्या है क्या नहीं है। कन- अच्छा, तो फिर अब कन्वेंशंस, सर हमें कौन कौन से कन्वेंशंस यहाँ पर स्टडी करने चाहिए, कौन कौन से कन्वेंशन यहाँ पर रेफर करने चाहिए, ताकि हमें पता चले, ठीक है। कन्वेंशन का तो लिस्ट दूंगा ही मैं। सबसे पहले आप कन्वेंशन का लिस्ट लिख लीजिए, चलो देखते हैं कन्वेंशन कौन कौन से हैं, नोटबुक निकालिए, जनरली रेडी रहता है आपके पास।
ओके, अब यहाँ पर रिकमेंडेशन का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ रिकमेंडेशन 1953, ईयर 1953, उसका नंबर है 97। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है ना? सर फिर से एक बार बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ रिकमेंडेशंस 1953, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ रिकमेंडेशंस 1953, और उसका नंबर है 97। तो ये रिकमेंडेशंस नंबर क्या है? 97। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हो गया। अब इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं, राइट? अब जैसे कन्वेंशंस यहाँ पर आ गया, फिर हम रिकमेंडेशंस यहाँ पर देखेंगे। रिकमेंडेशंस नंबर 97, राइट? देखिए रिकमेंडेशंस नंबर 97, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ रिकमेंडेशन 1953। अब इसमें आप देखोगे तो ये सारा रिकमेंडेशन दिया है, मेडिकल एग्जामिनेशंस वगैरह वगैरह वगैरह, कि नेशनल लॉ होना चाहिए। तो ये देखिए कब आया? 1953 में आया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ऑक्यूपेशन कैंसर या फिर ऑक्यूपेशनल कैंसर, आप जनरल लिखिए ऑक्यूपेशनल कैंसर कन्वेंशन नंबर, occupational cancer convention number 139, occupational cancer convention number 139, year 1974। 139, देखिए ऑक्यूपेशनल कैंसर कन्वेंशन 139। अब ये कन्वेंशन के ऊपर क्या सवाल पूछा गया था कि भाई ये कब एनफोर्स हुआ, ठीक है? तो यहां पर देखिए 5 जून 1974, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भी है कन्वेंशन नंबर 139 ऑक्यूपेशनल कैंसर कन्वेंशन, ये कब यहाँ पर एनफोर्स किया गया? तो 5 जून 1974 को यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये लास्ट में किसने इसको रेटिफाई किया था? रेटिफाइफिकेशन का मतलब होता है कि इसको मान्यता किसने दी थी लास्ट में? जनरली लास्ट में एक्वाडोर एंड हंगेरी ने इसको लास्ट में, सबसे लास्ट में मान्यता दी थी, ठीक है। तो एक्वाडोर और हंगेरी भी आईएलओ के मेंबर्स है, तो इन देशों ने जनरली इसको ये दी थी, रेटिफिकेशन किया था। रेटिफिकेशन का मतलब यहाँ पर मान्यता देना होता है, अप्रूव करना होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन
167 देखिए, सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन 1988। अब इसमें ऐसा सवाल पूछा गया था कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी हजार्ड्स है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कन्वेंशन है, तो ऐसा ऑप्शन देते हैं आपको, और बस ईयर चेंज करते हैं तो आपको ईयर भी याद रखना है, कन्वेंशन नंबर भी याद रखना है, कन्वेंशन का टाइटल भी याद रखना है, ठीक है। तो कन्वेंशन नंबर 167, सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन 1988, ठीक है। तो वो ईयर में भी कंफ्यूज करते थे, चार ऑप्शन दिए गए थे, चारों के सारे सेम थे, ओनली ईयर चेंज था, तो ईयर याद रखना 1988। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद रेडिएशन प्रोटेक्शन कन्वेंशन, रेडिएशन प्रोटेक्शन कन्वेंशन 155। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 155 में दिख रहा है, लेकिन उस पर भी सवाल आए थे। ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल इज डिफरेंट। टी मतलब कन्वेंशन, आर मतलब, आर मतलब क्या? रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन। यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रिकमेंडेशंस, और पी मतलब प्रोटोकॉल, ठीक है। पी मतलब प्रोटोकॉल, सी मतलब कन्वेंशंस। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन कन्वेंशन नंबर 115 1960, ठीक। नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखिए, 1981 था सर ना। 19 81 था। 1960, अच्छा 1960 वो एक्चुअली। मैं देखा रेडिएशन प्रोडक्शन का 1981 था सर। एक सेकंड एक सेकंड, उसका कन्वेंशन नंबर 155 नहीं है यहाँ पर, 155। इसीलिए। हाँ, 155 को शायद विड्रॉ वगैरह किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आया था उस पर, ठीक है। रुको, हम सर्च ही करते हैं, ठीक है। ये देखिए 1981, यस, थैंक यू, यू आर राइट। लेकिन लिख लीजिए आईएलओ कन्वेंशन सी, एक सेकंड एक सेकंड, रेडिएशन प्रोटेक्शन 115 है इसका, सॉरी। सॉरी सॉरी, प्लीज करेक्ट कीजिए। फाइनली ये देखिए अभी, सी 115 नहीं, 155 है, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का है। सी 115 115 रेडिएशन प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1960, ठीक है। नेक्स्ट है, ये रिकमेंडेशन है, लेबर इंस्पेक्शन रिकमेंडेशन, लेबर इंस्पेक्शन रिकमेंडेशन नंबर 81, लेबर इंस्पेक्शन रिकमेंडेशन 1947, उसका नंबर है 81, ठीक है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन नंबर 97, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ रिकमेंडेशन 1953। ये तो ऑलरेडी हो गया है सर। डन,
ओके। उसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज रिकमेंडेशंस 171। occupational R177 occupational health services recommendations 1985। इस पर 2 क्वेश्चंस आते हैं। लिख लीजिए। अब प्रोटोकॉल देखिए कितने हैं, सिर्फ इतने प्रोटोकॉल है, राइट। हमारा वाला कौन सा है? ये देखिए, प्रोटोकॉल 155, प्रोटोकॉल ऑफ 2002, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981। ये लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरली ना क्या पूछा जाता है कि लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस का मेंशन कहाँ पर है, वो पूछा जाता है इसमें, ठीक है। लिख लीजिए। प्रोटोकॉल ऑफ 2002, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशंस 1981, ठीक। तो इसमें आप देखोगे ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल डिसीज, ठीक है, ये सब है। आर्टिकल 2 पढ़िए। The competent authority shall, by laws or regulations or any other method consistent with the national conditions and practice and in consultation with the most representative organization of the employees and workers, establish and periodically review requirement and procedure for। इन्होंने कहा है कि हर एक मेंबर ने कायदा कानून जो भी आपके देश की कंडीशन हो, जिस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करते हो, आपको ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर की ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ क्या करके कंसल्ट करके एक क्या बनाना है, आपको प्रोसीजर बनाना है। किसके लिए प्रोसीजर बनाना है देखिए अभी, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट जितने भी होते हैं उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए आपको एक सिस्टम बनाना है। दूसरा, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल डिसीजेस का आपको रिकॉर्ड बनाना है, एंड एज अप्रोप्रिएट डेंजरस ऑकरेंस का भी। उसके बाद कम्युनिटी एक्सीडेंट एंड सस्पेक्टेड केसेस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस एंड notification of occupational accidents, occupational diseases and as appropriate dangerous occurrence committing accident, ठीक है। इसका क्या करना है, रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है और अथॉरिटी को नोटिफाई भी करना है आपको। आर्टिकल 3 क्या करता है? The requirement and procedure for recording shall determine the responsibility of employer, ठीक है, टू रिकॉर्ड। अब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एम्प्लॉयर की है। टू रिकॉर्ड ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, भाई आपके इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हुआ, रिकॉर्ड कीजिए। ऑक्यूपेशनल डिसीजेज है, उसको भी रिकॉर्ड कीजिए, एंड एज अप्रोप्रिएट डेंजरस ऑकरेंस वगैरह वगैरह जो भी है कंडीशंस, ठीक है, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। एंड सस्पेक्टेड केसेस, मतलब ऑक्यूपेशनल डिसीज का डाउट है मुझे सिर्फ, फिर भी उसको रिपोर्ट करना है। नंबर 2, to provide appropriate information to the worker and their representative concerning the recording system। भैया वर्कर को भी बताना है, उनके यूनियन को भी बताना है कि किस तरीके से आपको ऑक्यूपेशनल डिसीज एक्सीडेंट्स वगैरह का रिपोर्टिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। नंबर 3, टू एंश्योर अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस ऑफ दिस रिकॉर्ड एंड देयर यूज फॉर एस्टैब्लिशमेंट टू प्रिवेंटिव मेजर एंड नेक्स्ट to refrain from instituting retaliatory or disciplinary measures against the worker for reporting an occupational accident, occupational disease, dangerous occurrence, committing accident or suspected case of occupational disease।
आपके यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम बनाना है कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह रिपोर्ट करने पर उस वर्कर को विरोध ना हो, ठीक है, कोई एक्शन ना ली जाए। The information to be recorded, the duration and maintaining those records, measures to ensure confidentiality of a personal medical data, employer's position in accordance with the national law and regulations and condition and practice। अब ये कब आया है, इसका ईयर आप ध्यान में रखिए। और आप देखोगे कि फैक्ट्री एक्ट और स्टेट के फैक्ट्री रूल्स में आपको एनेक्सर मिलेगा या फिर शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4 है, जिसमें जो भी ऑक्यूपेशनल डिसीज है उनका लिस्ट आपको मिलता है। एम आई राइट और रॉन्ग? आपने पढ़ा है, फैक्ट्री एक्ट पढ़ा है, तो आपको याद होगा शायद वो शेड्यूल, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस का उसमें लिस्ट दिया गया है। स्टेट के रूल्स में भी आपको मिलता है और एक्ट में भी आपको मिलता है। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं फैक्ट्री एक्ट का महाराष्ट्र का रूल्स खोलता हूँ, उसके इंडेक्स में देखता हूँ। चलो, है क्या ऑक्यूपेशनल डिसीजेस का लिस्ट। हमें ये देखना है कि ये लिस्ट कहाँ से आया या फिर कौन से साल में आया है, बिकॉज आई एम श्योर कि ये जब हमारा ये जो प्रोटोकॉल आया है, ठीक है, कि ऑक्यूपेशनल डिसीजेस का ये सारा सिस्टम बने, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो आप देखोगे 1981 का जो कन्वेंशन है उसके बाद आया है ये। ये सब तो फॉर्म्स है, मास्टर रोल्स। 90 आई थिंक 90 वगैरह में था, 90 91 कुछ ऐसे कंफ्यूजन है। 1990 वो एक्ट में था शायद 80। एक सेकेंड, एक सेकेंड, महाराष्ट्र, चलो फैक्ट्री एक्ट पढ़ देखते हैं। आई थिंक 90 था या 79 था, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा भूल गया। वो शेड्यूल था, आई एम श्योर वो शेड्यूल में था किसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यस, थर्ड शेड्यूल, ठीक है। ये नोटिफाइबल डिसीजेस का आप लिस्ट देख रहे हो, यहाँ पर नंबर 1 किया है, ठीक है। द एग्जिस्टिंग शेड्यूल रीनंबर्ड बाय द थर्ड शेड्यूल 1987, ठीक है। ये तो hazardous मटेरियल का लिस्ट है, सेकेंड शेड्यूल में परमिसिबल पी लेवल का। ओके, थर्ड शेड्यूल में जो फैक्ट्री एक्ट है उसमें आपको ये दिख जाता है, देखिए, ठीक है। थर्ड शेड्यूल, लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीज, जो भी ऑक्यूपेशनल डिसीज है जिनका आपको नोटिफाई करना पड़ता है, ये थर्ड शेड्यूल में है। सर एग्जिस्टिंग शेड्यूल री नंबर, सेक्शन 90 है सर, 89 एंड 90 यस, का। 1987 यहाँ पर दिख रहा है आपको, विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1987। तो ये कहाँ से आया, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद अभी आप समझ पा रहे होगे। मुझे आपको बताना है कि जो भी हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज में या आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आपके काम की जगह पर जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, ये कहीं ना कहीं से आया है, ऐसा नॉट फ्रॉम द एयर। उसका कुछ ना कुछ तो रेफरेंस है, कुछ ना कुछ तो पॉलिसी से कुछ रिलेशन है, इनका आईएलओ से कुछ रिलेशन है, इनका नेशन से कुछ रिलेशन है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे, नेक्स्ट कन्वेंशन का, अभी प्रोटोकॉल का लिस्ट आपने ये लिया है, उसके बाद एक और रिकमेंडेशंस का नाम लिख लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन आता है। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस रिकमेंडेशंस 2002। ये देखिए, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस रिकमेंडेशंस
2002 नंबर है 194। यहाँ पर प्रियम्बल में आपको मिल जाता है कि कहाँ कब से ये एक्सेप्ट हुआ है, कन्वीन हुआ है, वगैरह वगैरह। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज, ठीक है। ये देखिए, नेशनल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, रिकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन इफ एप्लीकेबल, कंपेंसेशन, उसके पर्पस के लिए भी ये लिस्ट का काम आती है। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज रिकमेंडेशन 2002 नंबर है 194। आगे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कन्वेंशन है, एस्बेस्टोस कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 162 है एस्बेस्टोस का। एस्बेस्टोस कन्वेंशन 1986, इसका नंबर है 162। इससे ना एस्बेस्टोसिस नाम का एक डिसीज होता है जनरली, और एस्बेस्टोस यहाँ पर आपने देखा होगा कि सीमेंट के पतरे पता है आपको, तो उसमें एस्बेस्टोस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और भी बहुत सारी जगहों पर एस्बेस्टोस का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इससे क्या होता है कि लंग में ये एस्बेस्टोस वगैरह फंस के एस्बेस्टोसिस नाम का जो एक डिसीज है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। और एस्बेस्टोस नाम के जो मटेरियल है जिसके कांटेक्ट में आने के बाद अगर ज्यादा आपके काम में उसका इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर कैंसरस सेल्स जनरेट होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एस्बेस्टोस कन्वेंशन 1986। अच्छा, और कोई जानते हैं क्या एस्बेस्टोस के बारे में? और आपको भी पता है कि ये नोटिफाइबल डिसीज के लिस्ट में इसका नाम है एस्बेस्टोसिस का। ये देखिए एस्बेस्टोसिस, फिर आपको कोई बताना चाहेगा एस्बेस्टोसिस के बारे में? सर ये हेक्सा सिलिकेट के फॉर्मेट होते हैं। हाँ हेलो, हाँ, माधवी जी बोलिए। ये सर हेक्सा सिलिकेट के मिनरल्स होते हैं सर। ये मोस्टली सर ओके। जैसे बॉयलर वगैरह के इंसुलेशंस करते हैं, हाँ पाइप के या बॉयलर के इंसुलेशन, उसमें भी हाँ। एस्बेस्टस के यूज होते हैं। ओके, और कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि बॉयलर का जो पाइप वगैरह होगा उनके इंसुलेशन के लिए। हाँ सर, मैं टेक्सटाइल में वर्क करता था, वहाँ पर फायर प्रूफ सूट्स थे, तो वहाँ पे अच्छा। भी यूज करते थे। हाँ, उसमें एस्बेस्टस रहता था। ओके। तो मैंने टाइल ऐसा सुना है कि उसका बहुत जगह पर उसको बैन कर दिया गया या फिर उसका अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सही है या फिर अभी भी यूज हो रहा है इसका? ये सर अभी कंट्रोल तो हुआ था सर, ये आई थिंक नोटिफिकेशन इधर ही आया था, सैडल 3 के थ्रू ही आया था। ओके। तो हाँ, तो इसका एक स्टैंडर्ड था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, BIS स्टैंडर्ड था, ये हाँ। आई थिंक 2002 वगैरह में, तो उसमें इसकी गाइडलाइन बनाई गई थी। ओके, और कोई डिस्कस करना चाहेगा इसके बारे में? ठीक। क्योंकि मेरा जैसे कि जानना है कि सीमेंट में ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर सीमेंट की शीट्स की फैक्ट्री होती है वहां पर एस्बेस्टोसिस मिक्स करके उनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर जो सीमेंट इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वहां पर एस्बेस्टोसिस के सबसे ज्यादा केसेस फाइंड आउट हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यस, हाइजीन, हाइजीन का एक कन्वेंशन है, हाइजीन कन्वेंशन इन ब्रैकेट कॉमर्स एंड ऑफिसेज 1964, और उसका नंबर है 120, कन्वेंशन नंबर है 120।
ये देखें, C120 मतलब कन्वेंशन 120, हाइजीन कॉमर्स एंड ऑफिसेस कन्वेंशन 90, 64 लिख लीजिए। हो गया? ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से लिस्ट दिया गया है। ठीक है, एस्बेस्टॉस कैंसरस कॉज बाय फॉलिंग एजेंट, जैसे कि एस्बेस्टॉस, बेंजीडाइन, इट सॉल्ट्स। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन से कन्वेंशन या रिकमेंडेशंस में ये दिया गया है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, तो उसके नाम में ही दिया जाता है कि भैया ये जो रिकमेंडेशन है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज रिकमेंडेशन 2002 है। फिर आपको ऑप्शन पूछे जाते हैं कि कन्वेंशन, इसका जो कन्वेंशन है उसका नंबर आ जाता है वहां पर। ठीक है, जैसे कि ऑक्यूपेशन है सेफ्टी इन हेल्थ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन 1981 C155, वो एक ऑप्शन में आ जाता है। ये एक राइट आंसर एक ऑप्शन में आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि आईएलओ का गठन क्यों हुआ था उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आईएलओ जो है उसका क्यों गठन किया गया था, क्या वजह है यहाँ पर आईएलओ के, और इसके मेंबर्स कौन कौन है ये याद रखना, कितने स्टेट इसके मेंबर है ये भी याद रखना। ठीक है, 187 याद रखना। कौन कौन ट्राईपाइट्रेट में कौन कौन है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयर्स का रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पर ये क्यों सेट किया गया उस पर भी क्वेश्चन आता है। नंबर 1, लेबर स्टैंडर्ड सेट करना है भाई। दूसरा, डेवलप पॉलिसी बनाने के लिए। तीसरा, डिवाइस प्रोग्राम्स प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मैन। तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ पर आपको लेबर स्टैंडर्ड ब्लैंक छोड़ देंगे, कि फिर इन द ब्लैंक्स कीजिए, फिर आपको ऑप्शन दे देंगे उसमें। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स वगैरह वगैरह, तो आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं इसका मैं आइडिया दे रहा हूं आपको। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सर्विसेज पर भी यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ये सारा जो लिस्ट दिया है उसके बाहर शायद ही आपको क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक बार रेफर कर लीजिए। प्रोटोकॉल पर हाँ एक दो ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर आपको कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस पर ही यहाँ पर क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरा एक रेडिएशन है, तो रेडिएशन में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, देखिए कौन सा जो यहाँ पर रेडिएशन है कन्वेंशन है जो प्रोटेक्ट करता है वर्कर को या फिर प्रिवेंट करता है कि आयनाइजिंग रेडिएशन के साथ काम करने से रोकता है, तो उसके लिए कौन सा यहाँ पर कन्वेंशन या रिकमेंडेशंस बना है। तो आपको रेडिएशन प्रोटेक्शन के सारे ऑप्शंस वहां पर दिख जाएंगे, तो सही जो भी है यहाँ पर आपको वो रेफर करना है। अब बॉटम लाइन ये है आपको क्या क्या स्टडी करना है। नंबर 1, मैंने जो भी लिस्ट दी है वो रिकमेंडेशंस के नंबर आपकी याद होने चाहिए। नंबर 2, उस नंबर का टाइटल क्या है, जैसे कि ये रिकमेंडेशन 194 है, अगर मैंने सीधा पूछा आपको रिकमेंडेशन 194 क्या है, तो आपके मुंह में आना चाहिए कि लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेज एंड रिकमेंडेशन, सिंपल एज दैट। दूसरा, कि कब फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसका डेट एक याद करके रखिए। नेक्स्ट, इसका एम क्या था, मकसद क्या था। ओके, और फिर उसका बाकी का भी इन डेप्थ
आप पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है, तो पूरा लिस्ट मत पढ़िए, लेकिन आपको पता चल गया कि ऑक्यूपेशनल डिसीज का यहाँ पर लिस्ट है। ये देखिए रिवाइज किया गया है 2010 में, ठीक है। तो जस्ट पढ़ लीजिए एक बार क्या है, इट्स सिंपल एज दैट। इस तरीके से आपको स्टडी करना है एग्जाम के लिए। इसमें सबसे जो बड़ा मुझे लगा, बड़ा इन द सेंस की इम्पोर्टेंट जो लगा, ठीक है, जो कि फंडामेंटल कन्वेंशन है, वो मुझे C155 लगा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इन डिटेल आप पढ़ लीजिए क्या है इसमें। अब यहाँ पर आप कन्वेंशन देखोगे ना, 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी आप लिख लीजिए, फंडामेंटल्स, ठीक है। फंडामेंटल्स कन्वेंशन है, तो फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल उस पर ही आते हैं। आपने ये देखा मिनिमम एज कन्वेंशन C138, ये भी लिख लीजिए, मिनिमम एज कन्वेंशन। इसके बेसिस पर ही हम 18 साल से ज्यादा लोगों को काम देते हैं, ठीक है। मिनिमम एज कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन। तो पहला कैटेगरी क्या है, फंडामेंटल। नंबर 2 गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस। तीसरा कैटेगरी है टेक्निकल। तो यस, ये 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, टेक्निकल, फंडामेंटल और गवर्नेंस, इन ब्रैकेट प्रायोरिटी गवर्नेंस के आगे। तो इस 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। फंडामेंटल्स में देखिए क्या है, फोर्स लेबर कन्वेंशन, मतलब आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा काम करने के लिए, नंबर 1, ठीक है, उसका प्रिवेंशन। दूसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, आप एसोसिएशन वगैरह फॉर्म करने के लिए आपके पास अधिकार है, आप स्वतंत्र हो। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन। इक्वल रिम्यूनरेशन, इक्वल रिम्यूनरेशन मतलब कि समान वेतन जो है, यहाँ पर उसका कन्वेंशन है। समान वेतन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे साथ में एक व्यक्ति है जो कि सेम काम कर रहा है, सेम क्वालिफिकेशंस वगैरह है, और उसको और मेरे वेतन में कमी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वल रेम्यूनरेट करना चाहिए। तो ये कन्वेंशंस कहता है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, ठीक है। तो जो भी जोर जबरदस्ती से यहाँ पर फोर्स लेबर किया जाता है, काम कराया जाता है, तो उसका एबोलिश करने के लिए ये कन्वेंशन लाया गया है। हाँ, इक्वल रेम्यूनरेशन में यहाँ पर इसकी भी बात की गई है कि आप लिंग भेद नहीं कर सकते हो, ठीक है। या किसी डिफरेंट सेक्स का है, कोई महिला है, तो उसको कम या ज्यादा सैलरी आप नहीं दे सकते समान काम के लिए, समान पोस्ट के लिए, इस तरीके से वो रहता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। मिनिमम एज आपको पता है। सेफ्टी एंड हेल्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 2006, ठीक है। ये प्रमोशनल फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया गया है हमारे गाइडलाइंस के लिए, ओके। हाँ, इसमें से हमें लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन आता है, गवर्नेंस किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो लेबर इंस्पेक्शन एग्रीकल्चर का एक कन्वेंशन है, ठीक है। इन ब्रैकेट यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए एग्रीकल्चर 1969 में आया है। छोटा यूनिट है, आप सारे कन्वेंशंस रिकमेंडेशंस रेफर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। यस, तब तक कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो एक एक करके। सर एक तो नोट्स के लिए मैं माधवेश बात कर रहा हूँ। हाँ एक माधुरी। नोट्स के लिए पूछ रहा हूँ
नोट्स हाँ, नोट्स चाहिए होगा और दूसरा सर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये आप बता रहे थे पीडीएफ या कुछ करके आप हमें दे दोगे। चलेगा। हालाँकि नोट तो किए हैं, बट वो थोड़ा-सा हाँ, एक मतलब सिस्टमैटिकली हो जाए थोड़ा तो सीरियल वाइज़ तो ईज़ी रहेगा हमारे लिए क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। यस यस सर, आई गेट इट, आई गेट। ठीक है, मैं जल्द से जल्द उसकी कोशिश करता हूँ। यस। हाँ, और और वो सर एक्चुअली लास्ट टाइम भी 2-3 बार बात हो गई थी। जी। एक्चुअली जी, क्या जी हुआ बोलिए। है माधवी जी, मैंने नोट्स आई थिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है। मैं जो भी मैसेज करता हूँ वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू आता है। तो अभी हुँ, ब्रॉडकास्ट हुँ। जो है, बिजनेस का ब्रॉडकास्ट, वो पेड हो चुका है लास्ट 2-3 वीक से। तो हाँ, मतलब आप सभी को मैसेज करने के लिए भी हमें मतलब मुझे पर्सनली 100 रुपीज से ज़्यादा भी चार्ज करना पड़ता है, यहाँ पर पे करना पड़ता है एक मैसेज के लिए, सिर्फ लिंक के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो एक डिफरेंट मैटर है, उसके लिए मैं डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढूंगा, लेकिन जैसे ही होगा मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस सर, हाँ, वो ईज़ी रहेगा और अभी और तक उसका ड्राफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, जो आप मांग रहे हुँ, हो उसका, इसीलिए ये पेंडिंग है। लेकिन नोट्स तो रेडी है, नोट्स तो मैं शेयर कर दिया है शायद, अगर नहीं किया तो वापस एक बार मैं आपको शेयर कर दूंगा, नहीं किया है तो, सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, ताकि आप हाँ कलेक्टिवली सर, पढ़ वो सको। थोड़ा सीरियल वाइज़ हो जाता तो मिले तो हैं काफ़ी बट थोड़ा कन्फ्यूज़न है न्यू है तो थोड़ा सीरियल वाइज़ अरेंज मैनर में मिल जाता तो बस वही है। अरेंज मैनर, यस। ठीक है, मैं एक बार वापस शेयर कर दूंगा, फिर भी कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी, ठीक है। अब वहां हाँ, पर श्योर सर। आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का स्टडी करना है, मैं आपको यहाँ पर बार बार बताता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ 2 ही हुँ, हुँ। सब्जेक्ट का स्टडी करना है, क्योंकि एग्जाम ही दोनों सब्जेक्ट के ही है सिर्फ, ठीक है। जी सर। जैसे कि पहला हमारा आज जो सब्जेक्ट खत्म हुआ है वो है लेजिस्लेशन, उसको ही पढ़ना है सिर्फ आपको। और दूसरा सब्जेक्ट जो कि कल से स्टार्ट होगा वो है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है, तो जो कि कल से स्टार्ट होगा। जी तो सर। तो ये इतना ही पढ़ना है सारे आपको। पार्ट लेजिस्लेशन में सारे पार्ट हैं हमारे फैक्ट्री एक्ट से लेकर अभी तक सारे उसी में कवर अप थे सर। अच्छा, तो उसका मैंने नोट्स नहीं दिया, तो वापस मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, श्योर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बलिराम जी। सर मेरा ये था, ये इसका एग्जाम बोल रहे थे नवंबर से 11 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में होगा, बट इसका कब होगा तो कोई एक्चुअली बता दो सर। मेरा इसके नवंबर में जो जाने का भी प्लानिंग है, छुट्टी का भी प्रॉब्लम है, जहाँ जॉब कर रहे हैं रिलायंस में, तो मैं उस हिसाब से प्लानिंग करता हूँ। देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो थ्योरी, अभी आपका तो प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है, जिसका हम शेड्यूल वहां पर कर देंगे, ठीक है। आपको थ्योरी एग्जाम 11 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक है, राइट। हमारे पास बोर्ड से अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है, या ऐसा टाइम टेबल नहीं आया है कि ऑनलाइन का एग्जाम कब होगा, ठीक है। ये मैं आपको 3 वीक पहले बता सकता हूँ कि कौन से डेट में होगा। अभी मैंने शेड्यूल तो ऑलरेडी दे चुका हूँ 11 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक, तो समझ लीजिए कि 3 हफ्ते के बाद होगा, तो 3 हफ्ते पहले मैं बता सकता हूँ एग्जैक्ट कि आपको कौन से दिन में एग्जाम रहेगा, ठीक है। अभी ऐसा कुछ डेटा नहीं है सच, वो बोर्ड जब सर्कुलर वगैरह रिलीज करेगा तभी मैं बता पाऊंगा आपको। ओके। सर दूसरा ये पिछला वीक का सर वीडियो नहीं भेजा सर। पिछला संडे वाला, सैटरडे को तो था, बट संडे वाला क्लास मेरा मिस हो गया, मेरा एक फेस्टिवल था यहाँ करते गया, ये थोड़ा ओके, देखना था। मैंने संडे का भी लिंक भेज दिया है आपको व्हाट्सएप पर। सर यस। और कोई? सर ये दोनों था, ये आया नहीं है सर वीडियो, उसका लिंक नहीं है सर पिछले उसका संडे लिंक मैंने व्हाट्सएप पर दिया है, आप देखोगे तो एक मैसेज में कंबाइन करके लिंक दिया है मैंने, यूट्यूब वगैरह करके, आप देखिए। ओके सर, नहीं केवल लिंक आया था, ये क्लास का ही लिंक आया था सर, मैं देखा था। अच्छा, ओके ओके। क्लास के सर लिंक के आपको मैसेज के ऊपर एक एक सेकंड, एक सेकंड, आप फोन चालू रखें, मैं फोन आपका फोन पर ही कर देता हूँ। चलिए, हाँ, ओके। और तब तक कोई क्वेश्चंस बताइए दूसरे। बाकी तो कुछ नहीं है सर। तो मैंने हाईलाइट किए वहां पर देखिए आप अभी, अच्छा उसमें सर। ऊपर वाला लिंक देखिए, दिख रहा है आपको? अच्छा ओके ठीक है। और कोई? ओके ठीक है। 2 लिंक है उसमें, एक लेक्चर का लिंक है, लेक्चर के ऊपर यूट्यूब का लिंक है, ठीक है।
तो इसलिए शायद स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो। और कोई? ओके गाइज, बाकी फिर हम कल देखेंगे। कल से हम केमिकल प्रोसेस एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, तब तक बाय, टेक केयर। कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। पोपट जी बोलिए। नो सर, नो 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 क्वेश्चन। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। यस, बाय, टेक केयर, हैव गुड इवनिंग। Okay, Bye. thank you, Thank you. thank you. गुड नाइट। Good Thank night, you. good night. Yes.